हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट का एग्ज़ाम ट्यूटर सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसका पहला मॉडल टेस्ट पेपर है अनसॉल्व्ड वाला। तो इसमें हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहले एमसीक्यू में हमारे पास लिखा हुआ है एचसीएफ है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये करेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ गिवन था 72 और 20 का, ये गिवन था हमारे पास 24। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जैसा कि हमें पता है कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम है ये उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। और एचसीएफ हमारे पास कितना गिवन है, एचसीएफ है 24। अब ये क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाता है, 360। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 2304 के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने क्या किया, 2304 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले और ये देखा कि जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे पास 8 बार। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 8। और जो 3 है, 3 हमारे पास 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए हमें ये देखना होगा ये जो कर्व गिवन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। तो हमने देखा ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, कहीं भी नहीं काटता। तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये लिखा हुआ है ये दोनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल है। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास ये दो लाइंस थी और ये बताना था कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे पता है अगर लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो हमने a1 की वैल्यू 3 रखी और a2 की वैल्यू क्या रखी, 2। तो ये हो गया 3/2। इसी तरह से b1 की वैल्यू रखी 2m और b2 की वैल्यू रखी हमने 5। अब हमें क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 5 डिवाइड में था हम इसको मल्टीप्लाई में ले गए, 3 × 5 कर दिया। और जो ये मल्टीप्लाई में था ऊपर इसको हम डिवाइड में ले आए और ये हो गया 4। मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 3 5 × 15/4 और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बुक में यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, इधर हमारे पास x³ लिखा हुआ है जबकि ये क्या होना चाहिए था, x² होना चाहिए था। और इसके अंदर हमें ये बताना था कि k की वैल्यू निकालनी है जबकि रूट्स क्या है, रियल है। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें पता है b² - 4ac किसके बराबर होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो जो b² - 4ac है ये किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने सबसे पहले निकाली a। यहाँ पर देखो x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से क्या आया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आई हमारे पास 4 और ये है, ये आ गई c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k। इसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट करी। b की जगह तो लिख दिया यहाँ पर 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या थी 1 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर k, हमने पुट कर दी। 4 का स्क्वायर किया, ये आ गया 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम माइनस 4k को दूसरी साइड ले गए, प्लस का 4k हो गया। और ये जो 4 मल्टीप्लाई में था k के साथ, अगर हम इसे 16 के अपॉन में ले जाएं या फिर यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4। तो 4 आ गया हमारे पास, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, या फिर हम ये लिख सकते हैं k इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये इस तरह की फिगर बनाई हुई है और ये लिखा हुआ है कि जो AB है और जो CD है ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अगर AB और CD पैरेलल हैं तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है B ये किसके इक्वल होगा, C के। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से जो एंगल A है वो किसके बराबर होगा, एंगल D के। तो इस कंडीशन से क्या आ गया, हमारे पास जो ये दो ट्राइंगल हैं ABO और DCO ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। किस प्रॉपर्टी से, AA एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी जो साइड्स हैं उनको रेशियो में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें OC फाइंड करना था। तो OC कहाँ है, यहाँ पर।
तो हमने क्या किया, ओ सी अपॉन ओ बी, लास्ट की दो टर्म्स लिए, यहाँ भी लास्ट की दो टर्म्स, क्या निकाला हमने, ओ सी अपॉन ओ बी, यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमने ली वो वैल्यू जिनकी हमें वैल्यूज़ गिवन है, वो साइड्स ली। तो हमें एक तो सी डी गिवन है, सी डी, तो सी डी अगर हमने लिया है तो इसके अपॉन में क्या लेंगे, ए बी। तो हमने सबकी वैल्यूज़ रखी, डी सी की वैल्यू 2 रखी, ए बी की वैल्यू 5 रखी, ओ सी का हमें नहीं पता था, ओ बी की वैल्यू कितनी है, 3 गिवन है। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो ये 3 डिवाइड में था इसको हम ले गए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की तो ये कितना आ गया, 6। तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6/5। तो हमारे पास आंसर आ गया था इसका 6/5। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक एपी गिवन है, ये हमारे पास एक एपी गिवन थी और इस एपी में हमें 15th टर्म निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाली, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है। इसके बाद हमने क्या निकाला, डी हमारे पास क्या है, डी हम निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमने लिखा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया -4। अब हमें 15th टर्म निकालनी थी। 15th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a + 15 - 1 × d। a की वैल्यू पुट करी इधर 0, प्लस ये 15 - 1 हमने लिख दिया 14, और d की वैल्यू कितनी लिख दी यहाँ पर, -4। और हमें पता है 14 4 से कितने होते हैं, 56। तो हमारा जो इसका आंसर आया वो क्या गया, 56। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। इस क्वेश्चन में हमें ए गिवन था, बी गिवन था, सी हमें निकालना है, और एक और चीज़ गिवन है जो कि है सेंट्रोइड। अब हमें पता है जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5 और x3 की क्या मानी थी हमने, 3। तो हमने क्या किया, -1 + 5 + x और अपॉन में क्या लिख दिया, 3। इसी तरह से y1 + y2 + y3 अपॉन में क्या लिख दिया, 3। अब हमारे पास तो सेंट्रोइड गिवन था 0 और -3, तो हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया। किस तरह से करा कि ये है 5 - 1, 5 - 1 हो गया 4 + x/3, ये x की वैल्यू है, और इधर x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो हमने 4 + x/3 को किसके बराबर लिख दिया, 0। अब ये जो 3 डिवाइड में है, इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। 4 + x 0 के बराबर आ जाएगा। वो ये +4 वाली टर्म है, दूसरी साइड ले गए -4, तो हमारे पास x की तो वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो हमने क्या किया, 4 + 2 6 + y/3, इसको y वाली टर्म के इक्वल रख दिया, जो कि क्या है, -3। 3 डिवाइड में है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -9। 6 + y। अब ये जो y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जो +6 है इसको दूसरी साइड ले गए, माइनस किया, तो ये आ गया -15। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया -4/15। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक तो गिवन है ये ट्राइंगल, और एक गिवन है 10a = 8/7। अब हमें पता है 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 आएगी और बेस की वैल्यू आएगी 7। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ए लिखा हुआ है ना, तो एंगल ए के सामने हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 8। अगर एंगल ए है, एंगल ए के सामने होता है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8, और बेस कितना बन जाएगा हमारे पास, 7। तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, बेस हो जाएगा 7। अब हमें क्या निकालना था, कॉट बी निकालना था। तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर एंगल हमारे पास क्या गिवन है, एंगल गिवन है यहाँ पर b, तो b के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b के सामने लिखेंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 7। और बेस, अगर b एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर, और इसका बेस क्या हो जाएगा, 8। तो बेस की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8/7। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यू निकालनी थी tan 45 - sin 30 की। तो हमें पता है tan 45 क्या होता है, 1, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2।
हमने इनका क्या किया, एलसीएम लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू निकालनी थी 5 cot स्क्वेयर ए माइनस 5 cosec स्क्वेयर ए की। तो हमें पता है कि जो cosec स्क्वेयर ए माइनस cot स्क्वेयर ए होता है ये हमारे पास होता है 1 के बराबर। तो हमने क्या किया, इसमें से -5 कॉमन निकाला ताकि cosec स्क्वेयर ए आगे आ सके। जब हम -5 कॉमन निकाल रहे हैं तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो -5 कॉमन निकाला तो ये जो प्लस माइनस वाली टर्म है ये प्लस की हो गई, और ये जो प्लस वाली टर्म है ये क्या हो गई, माइनस की। और हमने क्या किया, cosec स्क्वेयर ए माइनस cot स्क्वेयर ए की जगह क्या लिख दिया हमने, 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया -5। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ये फिगर बनी हुई थी और ये कहा गया था इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसने क्या बनाया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है और क्या गिवन है, ये 6 गिवन है, तो हमें पता है एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है साइन। तो हमने परपेंडिकुलर क्या गिवन है, OA, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, O। परपेंडिकुलर तो गिवन है OB और हाइपोटेन्यूज गिवन है OA। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। एंगल था 30 और हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2। OB इस तरह से लिखा, और जो OA है, OA की वैल्यू कितनी गिवन थी, 6। अब हमें OB की वैल्यू निकालनी है, मतलब रेडियस अगर हमें निकालनी है तो हमने क्या किया, जो ये 6 डिवाइड में है इसको ले गए मल्टीप्लाई में, ये हो गया 6/2, और इसको कैंसिल किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि जो स्ट्रिंग है काइट की वो कितनी है, 50 मीटर लॉन्ग है और एंगल बनाती है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमने क्या करा, ये हमने स्ट्रिंग ले ली 50 मीटर लॉन्ग और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी थी इसकी कि कितनी होगी। तो अब यहाँ पर भी वही हो गया कि एंगल के सामने है परपेंडिकुलर और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज, और P/H क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो P है, P की जगह हमने H लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 50। साइन थीटा, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 60। हमें पता है साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। H ऐसी रहा, 50 ऐसी रहा। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो डिवाइड में 50 है, क्योंकि H की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 50 डिवाइड में है इसको ले गए इस साइड मल्टीप्लाई में, और हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गए 25√3। आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है 25√3 सेंटीमीटर, जबकि सेंटीमीटर में नहीं आना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में जब मीटर गिवन है तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे पास एरिया निकालना है सेक्टर का, जबकि एंगल हमारे पास 120 है और रेडियस कितनी है, 7। तो देखते हैं इसको। अब हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास दे रखा था 120 और रेडियस है 7। एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। तो थीटा की वैल्यू 120 लिखी, अपॉन में 360, पाई की जगह लिख दिया 22/7, और r², r कितना है, 7। तो r² किया तो 7 × 7 हो गया। 120 से 360 को कैंसिल किया तो आया 3, 7 से 7 कैंसिल, जो टर्म्स बची हैं जैसे 22 और 7 मल्टीप्लाई किया तो 154, और अपॉन में कितना आ गया, 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस तरह की एक फिगर बनाई हुई है और इसमें पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है, जब किसी एक पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते, 1 और 1 2, तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये हमारे पास 6 है तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी, ये 6। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। इधर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। तो इसका पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो हमें ये सारी वैल्यूज़ काउंट करनी पड़ेंगी। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, आंसर तो सही निकला है 30, लेकिन गलती ये हो गई कि जो AB है, AB हमारे पास है 6 और 5 11, तो AB की वैल्यू 11 है। BC है 6 और 4 10, और जो AC है ये है 9। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, मोड।
तो इसको निकालने के लिए हमें याद करना पड़ेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन किसके बराबर होता है, मोड के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, 3 ऐसे लिखा, मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 15 है, माइनस 2 इंटू मीन की जगह क्या लिख दिया 12। तो मल्टीप्लाई की 15 3 जा 45 और 2 12 जा 24। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया मोड का वो आ गया है 21। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देखो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ही किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1। कभी भी प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से बड़ी होगी और ना 0 से छोटी होगी। तो ये देखा हमने 0.5 तो इन दोनों के बीच में आ जाती है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी, तो इसका मतलब तो ये ठीक है। 5% होता है 5/100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.05, ये भी 1 से छोटा है। अब यहाँ पर ये आया 1/0.5। तो हमने क्या किया, अपॉन में 5 है, अब इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगाएंगे। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 2 आ रही है जो कि 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये ही हमारा आंसर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 2 नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास लिखा हुआ है कि कंपोजिट, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो उस पर आते हैं नंबर 6, 1 2 3 4 5 6। उसमें से हमें कंपोजिट नंबर निकालने हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, प्राइम को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं ना वो कंपोजिट है। जैसे कि हमें पता है प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है। तो हमारे पास इनको छोड़कर एक नंबर बचता है 1, 4 और 6। अब जो ये 1 है ना तो ये प्राइम होता ना ये कंपोजिट होता, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो हमारे पास कितने बच गए 2, और टोटल नंबर कितने होते हैं 6। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1/3।